नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं चिर परिचित अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध के संपादक, हमारे बड़े भाई। और इनका भी स्वागत हम उसी तरह करते हैं जैसे ये हमारा करते हैं, बस इनको हम पाग और वो जो अंग वस्त्रम होता है एक्स्ट्रा देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यालोक जी, आपको प्रणाम। सभी दर्शकों को राम राम, जय जय श्री राम। दर्शकों, श्रोताओं, इससे पहले कि हम आज की अपनी बातचीत शुरू करें, आप में से कई ने पूछा है कि आप शर्मा जी के साथ लगातार क्यों नहीं करते हैं। भाई, मैं कृपण आदमी हूँ। मेरे पास जो अच्छी चीजें होती हैं उनका मैं सावधानी से इस्तेमाल करता हूं। तो मैं इसीलिए जब कोई बहुत महत्वपूर्ण मसला होता है या जिस पर कुछ अलग जानना समझना होता है तो मैं अवनीश जी को बुलाता हूं। और अभी इनसे आगे की बातचीत में करूं उससे पहले एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर इसकी व्याख्या हम लोग अवनीश भाई से सुनेंगे। ये वीडियो सुनिए पहले। एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सीख चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग नहीं बोलेंगे, एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है। अवनीश भाई, सर, कैसे देखा जाए इसको, इतनी और सबसे क्लैरिटी? क्लैरिटी से पहले सर, कंफ्यूजन को जरा सा एड्रेस कर लिया जाए। जी। हम वो कौम हैं सर जो कन्फ्यूशियस धर्म का पालन बहुत करते हैं। कंफ्यूजन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग अश अश करके कहेंगे, देखे योगी जी ने इतनी शानदार बात कह दी, मोदी जी में हिम्मत नहीं है ये कहने की। मोदी जी नहीं ये कह सकते। यहां तक कि लोग ये तक कहना शुरू कर देंगे कि मोदी ने किया ही क्या है, मोदी हटाओ योगी लाओ। लेकिन उसी समय कन्फ्यूजन धर्म का पालन करने वाले हमारे भाई बहन माताएं चचा, वो ये भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो उसको आगे बढ़ाते हैं समर्थन करते हुए। जैसे कोई पोस्ट हम लोग शेयर करते हैं तो फॉरवर्डिंग लिखते हैं, कोई ट्वीट हम लोग रिट्वीट करते हैं तो फॉरवर्डिंग लिखते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं योगी जी के बाद, मैं फिर ध्यान दिला रहा हूं, पहले योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और उस बीच उनके इस बयान को लेके जितने भी पाखंडी हैं, चाहे कांग्रेसी इकोसिस्टम है, चाहे ये विपक्षी हैं, चाहे ये हरी टोपी को आई लव यू बोलने वाले जितने भी हैं, उन्होंने बवाल करना शुरू किया था कि योगी जी क्या बोल बैठे, क्या बोल बैठे, इनका क्या मतलब है, किसको काटेंगे। प्रधानमंत्री ने बोला एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसको कहते हैं एक और एक 11, और ये तो 11 नहीं, मेरे ख्याल से 1,11,111 जो भी बनता हो, मेरी मैथ कमजोर है। तो साहब, देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति संवैधानिक, जिसको कि पूरी दुनिया देख रही है, और जब उनकी टीम में 25 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री, जी हां मैं टीम कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी लोकतांत्रिक सबॉर्डिनेट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, उनकी राजनीतिक टीम के एक सिपह सालार हैं साहब योगी आदित्यनाथ जी, बड़े सिपह सालार हैं। क्यों? क्योंकि 140-45 करोड़ की आबादी वाले देश के 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, और एक बार के नहीं 32 साल में रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल करते हुए दूसरी बार अपनी निर्वाचित सरकार के। उसी के साथ सबसे ज्यादा हरे रंग से, हरे आतंक से, चाहे वो डेमोग्राफिक आतंक हो, चाहे वो कल्चरल आतंक हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो,
इन सबको झेलने वाला हमारा सुदूर पूर्वोत्तर का असम, वहां के मुख्यमंत्री जो कि एक दूसरे सिपा सालार उसी नरेंद्र मोदी टीम के हेमंता विश्व शर्मा, और मेरे लिए हेमंता विश्व शर्मा व्यालोक भाई तब और महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब वो उस दुष्ट कांग्रेसी संस्कृति से निकल के आते हैं और उनका इस तरीके से परिमार्जन होता है, और जब वो परिमार्जन होता है तो एक नया संस्कार उनमें देखने को मिलता है जो कि इनबिल्ट था, लेकिन किन्हीं राजनीतिक मजबूरियों के तहत या किसी भी इक्वेशन के तहत वो कांग्रेस में थे। लेकिन स्वाभिमान आदमी का जगता है, और ऐसे कई उदाहरण मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, हमको मियां भाई का वोट नहीं चाहिए। ये क्लियरिटी, आपने क्लियरिटी की बात नहीं है, ये क्लियरिटी। दूसरी तरफ बड़ा सहिष्णु संस्कृति का धनी उत्तराखंड, जहां हमारी कुमायूं संस्कृति, हमारी गढ़वाली संस्कृति, बड़े बड़े भोले लोग हैं साहब। मेरा तो मतलब किशोरपन, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी अविभाजित उत्तर प्रदेश में हुआ जो आज उत्तराखंड है। वहां पर उस राज्य को बनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसी भाजपा ने, लेकिन उसके बाद कभी जड़ें जमी नहीं। और जब पुष्कर सिंह धामी को आप देखते हैं तो वो ऐसा मुख्यमंत्री जो अपना चुनाव विधायकी का हार गया, लेकिन फिर भी क्लियरिटी आप देखिए, संगठन के स्तर पर मैं क्लियरिटी की बात कर रहा हूं कि उसी पुष्कर सिंह धामी को नरिश किया, नरेट किया, और धीरे धीरे इस तरीके से किया कि आज पुष्कर सिंह धामी वहां पर बुलडोजर चला रहे हैं, लैंड जिहाद के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, डेमोग्राफी के खिलाफ वहां पर चीजें हो रही। तो ऐसे कई उदाहरण आपके सामने क्लियरिटी के बिखरे हुए हैं। जरा और क्लियरिटी मैं दिला देता हूं, जहां पर आपकी उपस्थिति नहीं है, उपस्थिति का मतलब राजनीतिक रूप से आपके पास नंबर्स जहां पे नहीं है, केरल की उस क्लियरिटी के बारे में आप क्या कहिएगा? वो इतनी जबरदस्त क्लियरिटी है कि दो दुश्मन का दुश्मन भाई, वहां आपने ईसाई समुदाय को ये एहसास करा दिया गया कि देखो मेरे जान, तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, आओ इस गम को मार डालें। और ये युति वहां पर बनी हुई है, और आपको केरल के निकाय चुनाव में अभी अभी रिजल्ट देखने को मिला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, तमिलनाडु लेके चलते हैं साहब, जहां क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी भी है, जहां आपके ऊपर कल्चरल हमला भी है। और मजे की बात, कंट्राडिक्शन देखिए, विरोधाभास देखिए कि उसी तमिलनाडु या साउथ के उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा सनातन आपकी दिनचर्या में दिखाई देता है, आपके ड्रेस कोड में दिखाई देता है, आपके खान पान में दिखाई देता है। लेकिन वहां भी क्लियरिटी है। अन्ना मलाई जब आते हैं तो वो क्लियरिटी, काशी तमिल संगम, वो क्लियरिटी आप देखिए। और उसी के साथ लोगों को मैं ही याद दिला दूं इससे पहले कि कोई एक कमेंट आए कि अरे साहब कहां, मोदी ने तो, शाह ने समझौता कर लिया, अन्ना मलाई को हटा दिया अध्यक्ष पद से। ये क्लियरिटी कौन सी क्लियरिटी है? लाइए मैं बताता हूं कौन सी क्लियरिटी है। आप मुझे चाहें तो चिढ़ा सकते हैं कि आप तो हर चीज को मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। नहीं साहब, हम बता रहे हैं आपको। पनीर सेल्वम उसी बिरादरी से आते हैं, AIADMK के, जिससे अन्ना मलाई आते हैं, लगभग उसी क्षेत्र से आते हैं जिससे अन्ना मलाई ले आते हैं। आप मुझे ये बताइए, इससे पहले कि वहां पर आपकी जड़ें जम सकें, आप जो है, नहीं प्रधानमंत्री तो कांग्रेस से कोई बनेगा तो हमारा बेटवा ही बनेगा, समाजवादी की तरह नहीं हमारा बेटवा ही बनेगा, लालू के खानदान की तरह नहीं हमारा बेटवा ही बनेगा। तो यहाँ बेटवा तो नहीं है भाई। और क्या अन्ना मलाई ने कभी उफ तक किया? एक स्टेटमेंट भी आया कि हमको क्यों हटा दिया? नहीं आया। ये क्लियरिटी है सांगठनिक जो प्रशासन है उसके रूप में। तो साहब यही तो संस्कार है योगी आदित्यनाथ के भी। और योगी आदित्यनाथ राजपथ पर खानदान से नहीं आए, योग पथ से आए हैं, तो उनमें तो क्लियरिटी और ज्यादा है। और जब टीम इस तरह से बोलती है तो आप सोचिए प्रधानमंत्री के केंद्रीय नेतृत्व का कलेजा कितना चौड़ा होता है। और सर, ये पहली मर्तबा है, इसीलिए मैं 2014 को सांस्कृतिक क्रांति कहता हूं। यही हिंदू किस हाल में था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, पहला से लेके आखिरी हक तक मुसलमानों का है। लेकिन आज हमारा संस्कार क्या है देश का? धर्म ध्वजा फहराई जाती है, मैकाले को लाठी लेके दौड़ा लिया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, और आपको प्रधानमंत्री आवास से नवरात्र पूजन की तस्वीर और वीडियोस दिखते हैं, आपको मयूर दिखते हैं, कार्तिकेय भगवान की सवारी दिखते हैं, आपको गौ माता दिखती हैं, आपको योग दिखता है, सनातन से लेकर तमाम जगह। तो ये क्लियरिटी अब धीरे धीरे जानते हैं किसकी बदौलत आ रही है। आइए अब क्रेडिट देते हैं
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये हिम्मत कहां से किसने दिया? योगी आदित्यनाथ को ये हिम्मत, लोग कहेंगे कि बड़ी बात बोल रहे हो, योगी आदित्यनाथ जी को हिम्मत। जी हाँ, मैं कह रहा हूं इन तमाम लोगों को आज जो क्लियरिटी हमको आपको दिखाई दे रही है, उनको हिम्मत किसने दिया है साहब? इसीलिए मैं हाथ जोड़ के, पांव पड़ के, कहेंगे तो नाक रगड़ के ये कहता रहता हूं कि इन दो हाथों की क्रांति को कायम रखिए। इन दो हाथों की क्रांति को, एक पर लोकतंत्र की स्याही, दूसरे से ईवीएम की बटन दबाई। ये महाराष्ट्र ने किया, ये बिहार ने किया, ये उत्तर प्रदेश ने किया, बंगाल अब आपकी बारी है, केरल अब आपकी बारी है, आपने शुरुआत कर दी है, तमिलनाडु ये आपकी बारी है। फिर ये क्लियरिटी एक साथ हुई है साहब। हमारी क्लियरिटी से ये जो क्लियर लोग हैं अपने माइंडसेट से, वो वहां पहुंचे हैं, क्योंकि सत्ता के जिस मॉडल को आपने हमने चुना है उसमें अगर 5-5 साल की मियाद की सरकारें लगातार कंटिन्यू नहीं रहेंगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। 2014 में अगर सांस्कृतिक क्रांति हमने आपने नहीं की थी, इसलिए आइए बधाई देते हैं अपने को आप। जी, हमने 1990 से 99 तक का दौर देखा है, जब एक के बाद एक सरकारें आई गई, और उस दौर में हमने क्या क्या किया वो सब हम जानते हैं, हम सब लोगों ने देखा है। मैं आपसे एक दूसरे विषय पर ले चलना चाहता हूँ। चर्निंग का दौर है, मंथन का दौर है, और ये बात आपने इतने विस्तार से समझा दी कि पूरे देश में ये आ रहा है। वरना हमारे पास टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट 1991 का, उसके अलावा तमाम इस तरह के, और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कह ही चुके थे कि मोहम्मदन का पहला और आखिरी कब्जा है संसाधनों पर, या हक है, हक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। पहले हलाहल निकलता है सर समुद्र मंथन में, ये हम सबको पता है। और आप ने एक दो जिन जगहों का जिक्र नहीं किया, मैं उनको कह दूं कि भाई अरुणाचल में जनजेड को देख लीजिए, वो सड़कों पर उतर के क्या कर रहे हैं। राहुल बाबा को कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि अरुणाचल का जनजेड उतरा तो है सड़कों पर, लेकिन एक दूसरे ही मामले में उतर गया है। उसी तरह क्लबों में अचानक से, वो मैंने तो एक शब्द अभी सीखा है, जैमिंग। वो जैमिंग कर रहे हैं, और किस चीज पर कर रहे हैं? भजन पर कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस के दोहों पर कर रहे हैं, भगवत गीता पर कर रहे हैं। उसी तरह यूक्रेन की एक गायिका जिसकी जड़ें भारत में हैं, वो शांति या शांति, शांति का सैंटी हो गया है, वो गीत गा रही हैं, भजन गा रहे हैं, और उस पर लाखों विदेशी घूम रहे हैं। घाना में हिंदू पंडित हो रहा है, ये सब मान लिया। आ जाइए देश में। आज जिस तरह से बांग्लादेश में दीप चंद्र दास की हत्या के बाद उबाल हुआ है, आप को मैं भविष्यवक्ता बनने को कह रहा हूं, एक ड्यूटी दे रहा हूं। जैसे मुझे लगता है कि 10 से 15 वर्षों में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम सिविल वॉर में होंगे। आपको क्या लगता है, क्या हिंदुओं की यह जागरूकता उस भीषण विनाश को रोक पाएगी या नहीं? बहुत लंबा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है, और इसको आप हास्यास्पद भी बना सकते हैं, इसको गंभीरता से एड्रेस भी कर सकते हैं। सर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। देखिए, युद्ध में जाने से पहले जरा मैं इंतजाम आपने क्या क्या किए हैं। जब आंधी आती है, तूफान आने की आशंका होती है, तो घर के गार्जियंस क्या करते हैं? अगर कोई बच्चा खेलने गया है, कोई बच्चा स्कूल में है, यहाँ तक कि इमरजेंसी की सिचुएशन में वो तुरंत किसी भाई को, किसी बड़े को, किसी उसको भेज के कि फलाने को स्कूल से लेते आओ घर, फलाने खेलने गया है, बाजार गया है, उसको बुला लो घर। सबको घर में इकट्ठा कर लेता है, दरवाजे खिड़कियां बंद करने का प्रयास करता है, और ताकि उसका घर, उसके बच्चे, उसके अपने लोग सुरक्षित रहें। यही तो मोडस ऑपरेंडी होता है। अगर कोई इस तरह की विनाशकारी कोई बात या इमरजेंसी कोई आने वाले थे, जिसकी तरफ आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बहुत ज्यादा बाय नहीं करता हूं, मैं उनका टेकर्स नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपने जब कहा कि उपहास भी उड़ा सकते हैं गंभीरता, तो मैं उपहास नहीं उड़ाऊंगा, फिर गंभीरता से ही इस पर बात करता है। साहब, आपने जिन जिन कोढ़ों को अपने साथ लगातार ढोया, आप कहते हैं 71 में हमने 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन चिकन नेक तो छोड़ दीजिए, उसको तो औड़ा चौड़ा करना छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग दोहराते हैं। लेकिन जिस बात का बहुत कम जिक्र होता है, तारबंदी तक ना हो पाए जब कभी जरूरत हो,
तो मैंने वो घर देखा है, आपको पता है मैं नॉर्थ ईस्ट में एक अच्छा खासा समय बिता के आया हूँ। मैंने वो घर देखा है, वो आंगन देखा है, कौतूहलवश मैं गया, विशेष प्रयास करके मैं वहां गया कि एक घर जिसका आंगन जो है वो आधा हिंदुस्तान में और आधा बांग्लादेश में, ये कांड किया था आपने। कितने लोगों को याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 50 से ऊपर गांव की अदला बदली करके, जिसमें ज्यादा संख्या के गांव यहां तक कि बांग्लादेश को दे दिया, लेकिन इस तरह से अपनी सीमा को पुनः एक तरह से उसका निर्धारण किया ताकि अगर जरूरत पड़े तो आबादी या घरों के किसी के बीच किसी आंगन से हमें तारबंदी न करना पड़े। तो ये कौन सा काम था? घर के खिड़की दरवाजे सुरक्षित करो, बंद करो। इसी तरीके से आप चाइना के साथ इस तरह से 1 to 1 भिड़ के अपनी सीमाओं पर एक डिमार्केशन कर रहे हैं और उसकी उसमें क्लैरिटी ले आ रहे हैं। आपने एग्रेशन किया साहब, 370 समाप्त करके आपने कहा कि एक झंडा ही रहेगा बेटा जितना है, और बाकी अब आधा कब्जे वाला जो है उसको भी ले लेंगे। तो एक वहां पर भी आपने एक काम किया है। और तो और छोड़ दीजिए, नेपाल के साथ जिसका जिक्र नहीं होता, मेरा मूल शहर गोरखपुर, कभी नेपाल में जब कम्युनिस्टों की सरकार आती है तो वो उठा के मेरे गृहनगर को भी अपने नेपाल का घोषित कर देते हैं, और एक ही झटके में उनके नक्शे के हिसाब से मैं और योगी आदित्यनाथ दोनों नेपाली हो जाते हैं। नेपाली हो जाते हैं जी। आपने ये सारे काम क्या होते हुए नहीं देखे? जी काली गंगा से लेके, और ये यहाँ पर जिसमें उत्तराखंड भी शामिल था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था, आपने वो देखा। चिकन नेक, उसको किस तरीके से वहां पर आपको कॉरिडोर का निर्माण, और वहां पर अब सेना का डिप्लॉयमेंट और बाकायदे एक कैंप। मैं आ रहा हूँ, आप, मुझे मालूम है कि आप उस फ्लेवर के लिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा आपकी इच्छा है कि उस फ्लेवर पे आ जाऊं। आ रहा हूँ, अभी घर के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। जी जी घर के दरवाजे बंद हो गए साहब, अभी उस पर भी बहुत सारा काम चल ही रहा है साहब। उसके साथ आपने क्या किया? पूरे विश्व के इस गोले पर, और अगर कोई अंतरिक्ष में भी कहीं हो और जो हिंदू हो, उसका स्वाभाविक और मूल घर भारत है, इसके लिए आपने क्या किया? CAA बना के आपने रख लिया है। यानी आपने वो इंतजाम किया है कि घर का कोई बच्चा इस तूफान के दौर पर अगर स्कूल में है, बाजार में है, कहीं खेल रहा है, कहीं और कर रहा है, तो वो CAA के माध्यम से भारत में आ सकता है। 1,31,00,000 बांग्लादेशी हिंदुओं का ये इंतजाम आपने कर लिया है। और अब इसी का नतीजा है कि आपको सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, राष्ट्रवादी चैनलों पर बड़े छोटे विचारक, हालांकि विचारक विचारक होता है, अब एक बात बड़ी मजबूती से साउंड करते हुए दिखाई दे रही है कि भारत सरकार को बांग्लादेश के जितने भी हिंदू, अगर हम करोड़ों करोड़ों अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को यहाँ पाल सकते हैं, तो हमारे हिंदू भाइयों का नेचुरल घर है। CAA आपने दीवार पर टांगने के लिए नहीं बनाया है, ड्राइंग रूम में सजाने के लिए नहीं बनाया है। एक साथ फॉर्म भरिए और इजराइल की तरह कहिए कि दुनिया के हिंदुओं, बांग्लादेश के हिंदुओं, 1,31,00,000 अगर तुम हो कागजों पर, तो तुम सबके सब भारत आओ, हम यहाँ तुम्हें बसाएंगे। इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को घसीट के और भगाने के तौर पर। क्यों? उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं। आपने परसीमन का काम हाथ में ले रखा है, आप SIR करा रहे हैं, आप NRC की तरफ बढ़ रहे हैं। तो साहब देखिए, युद्ध से पहले की तैयारियां, अगर कोई युद्ध होता है, मैं अभी भी कह रहा हूं, जिस दिन, और मैं भूल रहा था, आपका प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कहता है कि डेमोग्राफी को इम्बैलेंस करने का जो काम किया है, उसको हम एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत टास्क फोर्स बना के 2031 या 32 तक हम उसको दोबारा से सही करेंगे, डेमोग्राफी को बैलेंस करेंगे। तो ऐसे में तैयारी आपकी पूरी है। ईश्वर न करे कि जो आप कह रहे हैं वो कभी हो, लेकिन अगर कभी होगा तो हम उस हालत में नहीं है, इतनी बेहोशी में नहीं है कि हमारे घर की छत उड़ जाएगी, हमारा बच्चा कहीं फंस जाएगा, हमारा कुछ हो जाएगा। तो हमने इंतजाम कर रखे हैं, और फिर भी हम सकारात्मक लोग हैं, तो हम तो प्रार्थना यही करेंगे कि कुछ ना हो। और बाकी साहब 2 उंगलियों से औकात दिखा रहे हैं, छाती पर मूंग नहीं, इतना बड़ा चकला धर रहे हैं। और 2014 से आपने भारत में मुस्लिम वोट बैंक को न्यूट्रलाइज कर दिया है, लगातार न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसलिए मैं सकारात्मक हूं। 370 हट गया, बकरी का भी एक बूंद खून नहीं बहा। और सुनिए, इसी बात वक्फ बिल, एक जी। मिनट, वक्फ बिल
योगी आदित्यनाथ से लेके ममता बनर्जी तक ने लागू कर दिया। एक दाढ़ी का बाल, बाकी बाल भी आप सोच सकते हैं, वो भी नहीं टपका। तो साहब उतर जाएं सड़क पर। और बेंजी आपने उतर जो तो बात रहा है कही, अरुणाचल में, 2000 रोज बांग्लादेशी जी और रोहिंग्यास की गिनती कर रहा है उतर के। जी, और इतना ही नहीं, वो कहीं पर अगर उन लोगों ने अपने हिसाब से पोल्स लगा दिए हैं कि मस्जिद गली फलानी गली, तो उन पोल्स को भी गिरा रहा है। भारत सरकार 4 सैन्य ठिकाने तैयार कर रही बना है, रही है। हिमंता बना रही है। उस पर एआईएमआईएम के मौलवी जो हैं, हालांकि उनको लोग विधायक कहते हैं, लेकिन मैं अरे उनके सबको उसके बाप का मौलाना ही खेत है। मानता हूँ। उसने किया है, लेकिन उसको भी पता है कि सेना के किसी निर्माण कार्य को या सरकारी किसी निर्माण कार्य को रोकना उसका ये नहीं है। हिमंता ने तो ये कह दिया है कि उनके पास भी एक चिकन नेक है और उसको भी हम बड़ा कर देगा। ये तो बहुत चिड़गांव के आशा बात पास। है, ये तो बहुत आशा बात है। तो दर्शकों श्रोताओं, तेज हैं गम की आंधियां लेकिन टल जाएंगी, तेज हैं गम की आंधियां लेकिन टल जाएंगी, इन चिरागों को जलाए रखना, अंधेरा खुद ब खुद मिट जाएगा। ठीक है, तो एक क्लैरिटी आई है हमारे सोच में, हिंदुओं के सोच में, कि भाई चौतरफा हमला हो रहा है। और जैसा अवनीश जी कहते हैं, मैं तो जो तंत्र का हमने प्रारूप अपना रखा है उसमें बस ये 2 उंगलियां हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। व्यालोकवाणी पर आप अपना स्नेह और प्रेम बरसा रहे हैं, प्लीज इसी तरह बरसाते रहिए। आप जानते हैं कि हमारे हम दोनों के 2 ठिकाने हैं, प्रारब्ध और व्यालोकवाणी, इसलिए प्लीज आप अपना स्नेह और प्रेम शेयर, लाइक और सब्सक्रिप्शन के तौर पर हमें देते रहें। एक विराम के बाद फिर मिलेंगे। अवनीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।